हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं नया एक्ट करते हैं भारतीय संविदा अधिनियम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये 1872 में बना था। अब जब ये 1872 में बना था ये एक्ट, तब ये 9वें नंबर का एक्ट था। मतलब इससे पहले 8 एक्ट बन चुके थे 1872 में, और ये 9 नंबर का एक्ट था। और ये बन के तैयार हुआ था 25 अप्रैल 1872 को ये बन गया था, बन के तैयार हो गया था। और इसमें हम डिटेल देखते हैं। इसमें 239, तो इसमें 266 इसमें सेक्शन है, और इसमें चैप्टर है 10। हाँ, ये 25 अप्रैल 1872 को बन के तैयार हुआ था, और 1 सितंबर 1872 को ही इन्फोर्समेंट में आया था। और कुल सेक्शन है 238 इसमें सेक्शन है, और चैप्टर है 10। इसमें हम इम्पोर्टेंट एक एक करके सेक्शन देखेंगे। तो आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रारंभिक। इसमें देखते हैं पहला सेक्शन संक्षिप्त नाम। तो इसका संक्षिप्त नाम क्या है? तो इसका नाम है भारतीय संविदा अधिनियम, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है? तो अब ये संपूर्ण भारत में है। अब इसमें ये पूछ रहा है ये प्रबंध कब से हुआ था? तो ये हुआ है 1 सितंबर 1872 को। इसमें सेविंग्स दे रखी हैं। तो इसमें बता रहा है, इसमें अंतरिक्ष कोई भी बात अतएव द्वारा अभिव्यक्त रूप से निरसित न किए जाने की किसी स्टूडियो अधिनियम या विनिमय के उपबंधों पर, व्यापार की किसी प्रथा या रूढ़ पर, अथवा किसी भी संविदा की किसी प्रगति पर जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, प्रभाव नहीं डालेगी। ये कह रहा है तो जो और एक्ट हैं उन एक्टों पर ये एक्ट कोई प्रभाव नहीं डालेगा। आगे देखते हैं। अब आ जाता है हमारा निर्वाचन खंड, सेक्शन 2। सेक्शन 2 बताता है हमारा निर्वाचन खंड के बारे में। तो हम इसमें देखते हैं पहली डेफिनेशन देखते हैं हम क्या कहती है। तो ये कह रहा है, जबकि एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त रहने के लिए, मतलब एक व्यक्ति दूसरे से कोई बात करने से प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि ऐसे कार्य या प्रवृत्ति को प्रति उस अन्य अनुमति अभिप्राप्त करे, तो वह प्रस्तावना करता है, ये कहा जाता है। तो इसमें पहला ए है। इसमें पहले क्लॉज है। तो वो क्या कह रहा है इस सेक्शन का? तो फर्स्ट ये कह रहा है, फर्स्ट डेफिनेशन इसमें दे रखी है प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना में क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है, जब एक व्यक्ति किसी बात को करने या न करने के लिए अपनी रजामंदी, मतलब जो इच्छा है, वो किसी दूसरे व्यक्ति से इस इंटेंशन से कह रहा है कि उसकी सहमति प्राप्त कर सके, तो वो क्या कर रहा है? वो प्रस्तावना कर रहा है, ये माना जाएगा। पहला क्लॉज कह दिया ए। अब बी कह रहा है, बी में क्या कहता है? बी में कहता है, जबकि वह व्यक्ति जिससे प्रस्तावना की जाती है उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है, तब वह प्रस्तावना प्रतिगत हुई कही जाती है। प्रस्तावना प्रगत हो जाने पर वचन हो जाती है। तो ये क्लॉज बी कहता है। इसमें कह रहा है कि जब वह व्यक्ति जिससे प्रस्तावना की गई थी, ऊपर हमने जिससे प्रस्तावना की थी वही व्यक्ति प्रस्तावना की जाती है, उसके लिए अपनी अनुमति स्वीकार कर दे देता है, तो वह प्रस्तावना प्रतिगृहीत हो जाती है। तो ये क्या कह रहा है? अगर जिसने प्रस्तावना की थी उसने, दूसरे ने क्या कर ली? प्रस्तावना क्यों क्या कर दी? अनुमति दे दी, स्वीकृत कर ली कि जो उसने बात रखी थी उसको मान लिया। तो उसने क्या किया? उसने प्रतिगृहित कर ली, उसने क्या कर लिया? उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो अब ये माना जाएगा कि उसने क्या कर ली? स्वीकृति कर ली उसकी प्रस्तावना। और जब प्रस्तावना स्वीकृत कर ली तो फिर वो वचन बन जाती है। तो इसमें दो डेफिनेशन बता दी, एक बता दी प्रतिग्रहित की और दूसरी बता दी वचन की। तो ये क्या कह रहा है? जब कोई प्रस्तावना की जाती है और जिससे प्रस्तावना की गई है वो अपनी अनुमति दे देता है अथवा स्वीकृति कर दे देता है, तो हम उसे मानेंगे कि उसने क्या करी? प्रस्तावना प्रतिगृहित कर ली है। और जब कोई प्रस्तावना प्रतिगृहित हो जाती है तो फिर वो वचन बन जाती है। आगे का देखते हैं। अब सी में देखते हैं। सी कहता है,
प्रस्तावना करने वाले व्यक्ति वचनदाता कहलाते हैं और प्रस्तावना प्रतिगत करने वाला व्यक्ति वचन ग्रहता कहलाता है। तो ये कह रहा है कि जो प्रस्तावना कर रहा है उसे वचनदाता, क्योंकि वो प्रस्ताव रख रहा है इसलिए वजह से वो क्या हुआ, वचनदाता, और जो उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो उसे हम मानेंगे वचन ग्रहता। अब आगे घ में कहता है, डी में, जबकि वचनदाता की वांछा पर वचन ग्रहता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है या करने से वितरित रहता है। मतलब वचनदाता है जिसने वचन दिया था, वचनदाता की वांछा पर जो वचन ग्रहता है जिसने प्रस्तावना स्वीकृत की थी वो क्या करा, कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है या करने से व्रत रहा है या करता है या करने की प्रवृत्ति करता है या करने के प्रवृत्त रहने का वचन देता है, तब ऐसा कार्य या प्रवृत्ति या वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है। मतलब जो वो क्या करता है, जो वचन ग्रहता वो कार्य करता है या करने की उसकी अनुमति दे देता है, पर जो कार्य करता है उसे क्या माना जाएगा, प्रतिफल माना जाएगा। तो ये कहता है कि वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहता कोई कार्य करता है या नहीं करता है या करने का वचन देता है, मतलब जो भी उसकी उसमें कंडीशन हो उस हिसाब से कार्य करता है या न करने का वचन देता है, तब ऐसा कार्य लोग उस वचन के लिए क्या कहलाया जाएगा, प्रतिफल कहलाएगा। तो क्या माना जाएगा, वो उसका प्रतिफल माना जाएगा कि उसने क्या किया, प्रतिफल किया है। अब आ जाते आगे, अब आ जाते ई क्या कह रहा है, वो कहता है हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो वो करार है। तो ये कह रहा है एक वचन किसी ने दिया है, दूसरे ने उस वचन को क्या किया है, संवर्ग किया है, जो एक दूसरे के लिए क्या है, प्रतिफल हो गए तो वो क्या बन गए, एग्रीमेंट बने कि तुम मेरे लिए ऐसा करोगे मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूँगा। तो वो एक दूसरे के लिए जो कर रहे हैं वो प्रतिफल है, और जो उनके बीच में जो बात हुई है वो क्या है, एक एग्रीमेंट है, जो संवाद है वो क्या है, एग्रीमेंट है। तो ये कह रहा है ई में, ऐसा वचन या वचनों का समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो वो क्या है, वो एग्रीमेंट कहलाता है। अब आगे एफ कहता है वे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल या प्रतिफल का भाग है वो व्यक्तिकारी वचन कहलाते हैं। तो ये कह रहा है कि जो एक दूसरे के लिए वे वचन जो एक दूसरे के लिए क्या है, प्रतिफल है या उस प्रतिफल का कोई भाग है, उन्हें हम क्या मानेंगे, व्यक्तिकारी वचन मानेंगे। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है दो पक्षों द्वारा एक दूसरे से किए गए वादे, जो भी वचन है एक दूसरे से जो वादे किए हैं परस्पर या व्यक्तिकारी वचन कहलाएंगे। तो क्या कहलाएंगे, व्यक्तिकारी वचन कहलाएंगे। आगे जी में क्या कह रहा है, वह करार जो विधित प्रवर्तनीय ना हो वो शून्य कहलाता है। तो ये कह रहा है कि जो एग्रीमेंट जो विधि द्वारा प्रवर्तन न कराया जा सके, कोई लॉ में जाके विधि द्वारा मतलब कोर्ट में जाके उसका इन्फोर्समेंट ना कराया जा सके, तो क्या है, वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। आगे आ जाते हम एच में, वह करार जो विधित प्रवर्तनीय हो वो संविदा, और जो विधि के द्वारा प्रवृत्त कराया जा सके, इन्फोर्समेंट में लाया जा सके, तो वो क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो आगे बता दिया था कि जो इन्फोर्समेंट में नहीं लाया जा सकता वो क्या है, वॉइड है, वॉइड एग्रीमेंट है, और जो लाया जा सके वो क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट है। वह करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो संविदा कहलाता है। आगे आते हैं हम, आगे देखते हैं, वह करार जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर तो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, किंतु अन्य पक्षकार के विकल्प पर नहीं, शून्यकरणीय संविदा है। तो इसमें शून्यकरणीय संविदा का, इसमें वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का बात कही गई है। तो ये कह रहा है यदि कोई करार कुछ पक्षकारों के लिए तो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, लेकिन कुछ पक्षकारों के लिए प्रवर्तनीय ना हो, मतलब दो पक्षकार हैं, एक प्रवर्तनीय करा सकता है एक ना करा सकता हो, वह शून्यकरणीय संविदा कहलाएगी, तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। आगे कहता है जे में शून्य संविदा मतलब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो कह रहा है जो संविदा विधिक प्रवर्तनीय नहीं रह जाती, वह तब शून्य हो जाती जब वह प्रवर्तनीय नहीं रह जाती। तो ये कह रहा है
कोई संविदा विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं रह जाती तो वो क्या है, शून्य संविदा कहलाएगी, मतलब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगी, क्योंकि उसको इन्फोर्समेंट नहीं कराया जा सकता, तो फिर वो क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहला जाएगा। अब आगे अब आ जाते हैं हम चैप्टर फर्स्ट में बताया गया है प्रस्तावनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंग्रहण। तो इसमें डेफिनेशन दे रखी है प्रस्तावनाओं की संसूचना के बारे में, प्रतिग्रहण के बारे में और प्रतिसंग्रहण के विषय के बारे में इसमें दे रखा है। अब देखते हैं इसका सेक्शन थर्ड क्या कहता है। सेक्शन थर्ड कह रहा है प्रस्तावनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंग्रहण। तो इसमें 3 चीज़ों के बारे में बता रहा है। प्रस्तावनाओं की संसूचना कैसे होगी बता रहा है, प्रतिग्रहण कैसे होगा, प्रतिसंग्रहण कैसे होगा। तो कहता है प्रस्तावनाओं की संसूचना, प्रस्तावनाओं का प्रतिग्रहण और प्रस्तावना तथा प्रतिग्रहणों का प्रतिसंग्रहण क्रमशः प्रस्तावना करने वाले, प्रतिग्रहण करने वाले या प्रतिसंग्रहण करने वाले पक्षकारों के किसी ऐसे कार्यालोप से हुआ समझा जाता है जिसके द्वारा वह ऐसी प्रस्तावना, प्रतिग्रहण या प्रतिसंग्रहण को संशोधित करने का आशय रखता हो या जो उसे संशोधित करने का प्रयास करता हो। तो ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है, पहले देखते हैं हम प्रस्तावनाओं की संसूचना। तो ये प्रस्तावना की संसूचना के बारे में तो हम पहले ये देखते हैं। तो ये कह रहा है जब किसी व्यक्ति को किसी प्रस्तावना की सूचना दी जाती है वह प्रस्तावना की संसूचना कहलाएगी। किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को कोई सूचना दी प्रस्तावना की तो फिर हम उसे क्या मानेंगे कि वो प्रस्तावनाओं की संसूचना वो हो गया। अब आ जाता है प्रतिग्रहण क्या है। तो ये कहता है जब कोई व्यक्ति सूचना के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है तो उसे हम क्या माना जाएगा, तो हम उसे माने कि उस सूचना उसने क्या कर ली, ग्रहण कर ली, मतलब प्रतिग्रहण कर ली है। अब आगे क्या बता रहा है, तो अब प्रतिसंग्रहण के बारे में बता रहा है। तो ये कह रहा है प्रतिसंग्रहण का मतलब होता है वापस लेना। तो ये कह रहा है यदि कोई व्यक्ति अपने प्रस्ताव को वापस लेता है, कोई प्रस्ताव है उसे क्या कर रहा है, वापस ले रहा है, प्रतिसंग्रहण कर लेता है, या दूसरा व्यक्ति प्रस्तावना को ग्रहण नहीं करता है तो हम संसूचना क्या हुई, प्रतिसंग्रहण हो जाती है। तो इसमें 3 बात कही गई है, प्रस्तावनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंग्रहण, मतलब वापस लेना। तो प्रस्तावनाओं की संसूचना में क्या है, जब किसी व्यक्ति को किसी प्रस्तावना की सूचना दी गई और उसने क्या करी, वह प्रस्तावना की संसूचना कहलाती है, उसने दे दी संसूचना तो उसे क्या माना जाएगा कि उसने संसूचना कर दी है प्रस्तावना की। दूसरा प्रतिग्रहण की, तो ये कह रहा है जिसे संसूचना दी गई थी प्रस्तावना की उसने क्या किया, ग्रहण कर ली, तो उसे क्या कहा जाएगा, प्रतिग्रहण होगी संसूचना। अब प्रतिसंग्रहण का मतलब है वापस लेना। तो ये कह रहा है यदि कोई व्यक्ति अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या दूसरा व्यक्ति क्या करता है, उसे ग्रहण ही नहीं करता, तो फिर हम क्या मानेंगे कि वो संसूचना का प्रतिग्रहण हो गया। तो ये सेक्शन 3 में हो गया। अब देखते हैं 4 क्या कहता है। सेक्शन 4 कहता है संसूचना कब संपूर्ण हो जाती है। तो ये बता रहा है कि संपूर्ण होने की बात कर रहा है कि संसूचना जो है वो कब पूरी हो जाएगी। तो पहला कहता है प्रस्तावनाओं की संसूचना तब संपूर्ण हो जाती है जब प्रस्तावना उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती है जिससे वह की गई है। तो पहला इसमें ये कह दिया कि प्रस्तावना की संसूचना कब पूरी हो जाएगी। तो ये कह रहा है प्रस्तावना की संसूचना उस टाइम पूरी हो जाएगी जब वह उस व्यक्ति को ज्ञान में आ जाती है जिससे वह दी गई है। तो प्रस्तावना की संसूचना क्या हो गई, पूरी हो गई। अब आगे प्रतिग्रहण की संसूचना कब पूरी हो जाएगी। तो ये कह रहा है प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्तावना की विरुद्ध जब तब संपूर्ण हो जाती है जब वह उसके प्रति इस प्रकार पारिषद के अनुक्रम में कर दी जाती है कि वह प्रतिग्रहण की शक्ति के बाहर हो जाए। तो ये कह रहा है कि जब पूर्ण हो जाती है प्रतिग्रहण की संसूचना, जब पूर्ण हो जाती है जब वह प्रस्तावना करने वाले के ज्ञान में आ जाती है, इसके जिससे प्रस्तावना की गई थी उसके ज्ञान में आ गई, तो हम क्या मानेंगे, प्रतिग्रहण की संसूचना हो गई। जिसने ग्रहण की है तो उसने क्या किया, जिसने उसे प्रस्तावना दी थी उसको बता दी, उसके पास पहुंचा दी कि हाँ मैंने आपकी ग्रहण कर ली। तो क्या हो गया, तो प्रस्तावना करने वाले के ज्ञान में आ जाती है, तो फिर क्या हो गई, प्रतिग्रहण की संसूचना पूरी हो गई। अब प्रतिसंग्रहण की संसूचना के बारे में कह रहा है। तो ये कहता है उसे करने वाले व्यक्ति की विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती जब वह उस व्यक्ति के प्रति जिसने प्रतिग्रहण किया है इस प्रकार पारिषद के अनुक्रम में कर दी जाती है कि वह उस व्यक्ति की शक्ति के बाहर हो जाए जो उसे करता है। उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसके प्रतिग्रहण किया है तब संपूर्ण हो जाती है जब वह ज्ञान में आ जाती है। तो ये कह रहा है प्रतिग्रहण की संसूचना में तब पूर्ण हो जाती है जब वह उस व्यक्ति ज्ञान में आ जाती है जिसने प्रतिग्रहण मतलब वापस लिया है, किया गया है, प्रतिग्रहण किया गया, उसके पास पहुंच गई संसूचना। तो फिर क्या हो गया, प्रतिग्रहण की संसूचना क्या हो गई, पूरी हो गई। ठीक है, आगे तो इसमें सेक्शन 3 में भी 3 चीज़ों के बारे में बताया गया था, प्रस्तावनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण की संसूचना और प्रतिसंग्रहण की संसूचना।
और सेक्शन 4 में बताया गया था संसूचना कब पूरी हो जाती है, प्रस्तावना की संसूचना कब पूरी हो जाती है, प्रतिग्रहण की संसूचना कब पूरी हो जाती है और प्रतिसंग्रहण की संसूचना कब पूरी हो जाती है। तो हमने ये सेक्शन कर लिए 4। अब आगे देखते हैं। अब आ जाता है हमारा सेक्शन 5। तो कह रहा है प्रस्तावना और प्रतिग्रहणों का प्रतिसंग्रहण। अब आगे संसूचना के बारे में बता दिया था, अब बता रहा है प्रस्तावनाओं का और प्रतिग्रहणों का प्रतिसंग्रहण, मतलब प्रस्तावना का वापस लेना और जो स्वीकार कर लिया है उसका भी वापस लेना, उनके बारे में बता रहा है। तो हम देखते हैं इसे। तो कह रहा है कोई भी प्रस्तावना उसके प्रतिग्रहण की सूचना प्रस्तावना के विरुद्ध संपूर्ण हो जाने से पूर्व किसी भी समय प्रतिग्रहण की जा सकेगी, किंतु उसके पश्चात नहीं की जा सकेगी। तो ये पहला ये कह रहा है किसी प्रस्तावना की सूचना उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा पूर्ण होने से पहले, उसे भेजने से पहले किसी भी समय वो प्रतिसंग्रहण की जा सकती है। तो ये क्या कह रहा है? कह रहा है किसी प्रस्तावना की सूचना जो प्रस्तावना कर रहा है उसने अभी की नहीं है, उससे पहले वो किसी भी टाइम क्या कर सकता है? प्रतिसंग्रहण की जा सकती है, पहला। अब आ जाता है प्रतिग्रहण की। प्रतिग्रहण की प्रतिसंग्रहण कैसे किया जा सकता है? तो कह रहा है कोई भी प्रतिग्रहण उस प्रतिग्रहण की संसूचना प्रतिग्रहता के विरुद्ध संपूर्ण हो जाने से पूर्व किसी भी समय प्रतिग्रहित किया जा सकेगा, किंतु उसके पश्चात नहीं। तो ये कह रहा है प्रतिग्रहण प्रतिग्रहिता की विरुद्ध पूर्ण होने से पहले किसी भी समय प्रतिग्रहित की जा सकती है। तो वो क्या करा? प्रस्तावना की थी और उसने प्रस्तावना की सूचना क्या किया? उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा पूर्ण होने से पहले ही क्या कर ली? वापस कर ली। तो हम क्या हो गया? यह प्रस्तावनाओं की प्रतिसंग्रहण हो गया। अब यह प्रतिग्रहण का कह रहा है, तो ये भी क्या कह रहा है? ये कह रहा है प्रतिग्रहण प्रतिग्रहिता के विरुद्ध पूर्ण होने से पहले, प्रतिग्रहिता के जो ग्रहण करने वाला है उस सूचना को, उसके पूर्ण होने से पहले क्या कर सकते हैं? हम प्रतिसंग्रहित किया जा सकता है। जैसे अब इसका एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो ये कह रहा है एक पत्र, जैसे एक हम अपने पास से देखते हैं, जैसे जैसे एक पत्र द्वारा संसूचना भेजना चाहता है किसी प्रस्तावना के लिए, वह पत्र डाक में डाल जाने से पहले किसी भी उस सूचना को प्रतिग्रहण कर सकता है, किसी भी समय क्या कर सकता है? उस सूचना को वापस ले सकता है जब तक वो डाक में नहीं डाली गई, और डाक में डाल दी गई उसके बाद क्या है? उसके बाद वो नहीं कर सकता। तो क्या कह रहा है? ए अपना ग्रह बी को बेचने की प्रस्तावना डाक से भेजे गए पत्र द्वारा करता है। बी प्रस्तावना को डाक में भेजे गए पत्र द्वारा प्रतिग्रहित कर लेता है। उसने क्या की? प्रस्तावना की घर बेचने की, उसने क्या की? डाक द्वारा पत्र आया, उसने प्रतिग्रहित कर ली। ये अपनी प्रस्तावना को बी द्वारा अपने प्रतिग्रहण का पत्र डाक में डाले जाने पर किसी भी समय या डाले जाने के क्षण प्रतिसंग्रहण कर सकेगा, किंतु उसके पश्चात नहीं। वो क्या कह रहा है? अगर प्रस्तावना को वो निरस्त करना चाहता है तो वो डाक में डालने से पहले क्या कर सकता है? किसी भी टाइम निरस्त कर सकता है। अब प्रतिग्रहण के बारे में बताया गया है कि प्रतिग्रहण जो प्रतिग्रहित करता है वो कब वापस कर सकता है? तो कह रहा है बी अपने प्रतिग्रहण को उसे संसूचना करने वाले पत्र ए को पहुँचने से पूर्व किसी भी समय वो पहुँचने के क्षण प्रतिसंगत कर सकेगा, किंतु उसके पश्चात नहीं। मतलब उसमें डालने से पहले, डाक में डालने से पहले या उसके पास पहुँचने से पहले क्या कर सकता है? उसे कैंसिल कर सकता है। तो ये हो गया। अब देखते हैं हम आगे। आगे कह रहा है प्रतिसंग्रहण कैसे किया जाएगा 6 में। तो प्रतिसंग्रहण मतलब जो वापस लेना है उसे कैसे किया जाएगा? तो ये कह रहा है प्रस्तावना का प्रतिसंग्रहण हो जाना, मतलब प्रस्तावना कैसे वापस ली जाएगी? तो कह रहा है प्रस्तावना द्वारा दूसरे पक्षकारों को प्रतिसंग्रहण की सूचना के संसूचना किए जाने पर। तो क्या कह रहा है? प्रस्तावना अगर ली जाएगी वापस तो जो जिसने ग्रहण की है उसे प्रतिसंग्रहण मतलब वापस लेने की सूचना देकर की जा सकती है। ऐसे प्रस्तावना उसके प्रतिग्रहण के लिए विहित समय के बीत जाने के से, या यदि कोई समय इस प्रकार विहित ना हो तो प्रतिग्रहण की संसूचना के बिना युक्त समय बीत जाने से, अगर उसमें टाइम दिया गया है कोई निश्चित टाइम, उस टाइम तक कोई खबर नहीं आती तो फिर हम क्या मानेंगे? कैंसिल मान लेंगे। सेकंड में कह लिया। थर्ड कह रहा है प्रतिग्रहण किसी भी पूर्वभावित शर्त को पूरा करने में प्रतिगत की असफलता से, अगर कोई शर्त लगा रखी है और उसने शर्त पूरी नहीं की तो फिर हम क्या मानेंगे? कि वो कैंसिल हो गई है। थर्ड कह रहा है प्रस्तावना की मृत्यु या अनुमतता से, यदि उसकी मृत्यु या अनुमतता का तथ्य प्रतिग्रहता के ज्ञान में प्रतिग्रहित से पूर्व आ जाए। तो ये कह रहा है कब मान लेंगे? जब मान लेंगे तो जो प्रस्तावना की प्रस्तावक की मृत्यु या उन्मत्तता से
यदि उसकी मृत्यु उन्मत्तता के तथ्य प्रतियोगिता के ज्ञान में प्रतिग्रहण से पूर्व आ जाए तो हम फिर उससे क्या मानेंगे, कैंसिल मानेंगे। तो सेक्शन 6 कह रहा है, इसमें 4 क्लॉज दे रखे हैं। तो पहला कह रहा है प्रस्तावना द्वारा दूसरे पक्षकार को सूचना देकर की जा सकती है प्रस्तावना का प्रसंग्रहण। दूसरा कह रहा है यदि प्रस्तावना में प्रतिग्रहण के लिए कोई समय निश्चित हो तो उसके समय के बीत जाने पर, अगर प्रस्तावना के लिए कोई टाइम दे रखा है कि आप 2 दिन में बता दें और 2 दिन में उसने बताया नहीं, तो फिर क्या मानेंगे कि उसने कैंसिल कर दिया, तो उसे प्रतिसंग्रहण मान लेंगे। फिर तीसरा कह रहा है यदि प्रतिग्रहण से पहले की कोई शर्त पूरी न की जाए तो क्या मानेंगे, तो भी उसे कैंसिल मान लेंगे। फोर कह रहा है यदि प्रस्तावना की मृत्यु या उन्मत्तता, जो प्रस्तावन है उसकी मृत्यु हो जाती है या उन्मत्तता हो जाती है और प्रतिग्रहता के ज्ञान में प्रतिग्रहण से पहले आ जाए तो फिर क्या मानेंगे, उसे हम कैंसिल मान लेंगे। क्यों, जो उसके पास प्रतिग्रहण की जो सूचना आई उससे पहले उसे ये खबर मिल गई कि क्या हुआ, प्रस्तावक की या तो मृत्यु होगी या उन्मत्त हो गया, तो फिर हम उसे कैंसिल मानेंगे। ये कह रहा है सेक्शन 6। अब 7 देखते हैं। ये कह रहा है प्रतिग्रहण अत्यांतिक होना ही चाहिए। तो ये कह रहा है प्रतिग्रहण अत्यांतिक होना चाहिए। तो पहला कह रहा है प्रस्तावना को वचन से संपरिवर्तित करने के लिए प्रतिग्रहण आत्यांतिक और अविशेषित होना चाहिए। दूसरा कह रहा है किसी प्रायिक और युक्त प्रकार से अभिव्यक्त होना ही चाहिए जब तक कि प्रस्तावना विहित न करनी हो कि उसे किस प्रकार का प्रतिगत किया जाना है। यदि प्रस्तावना विहित करती हो तो उसे किस प्रकार प्रतिगत किया जाना है और प्रतिग्रहण उस प्रकार से न किया जाए तो प्रस्तावना उसे प्रतिग्रहण संसूचन किए जाने के पश्चात युक्त समय के भीतर आग्रह कर सके कि उसकी प्रस्तावना विहित प्रकार से ही प्रतिगृहित की जाए, अन्यथा नहीं। किंतु यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो वह उस प्रतिग्रहण को प्रतिगृहित करता है। तो ये कह रहा है सेक्शन 7 पहला क्लॉज कहता है इसमें ये कह रहा है कि किसी प्रस्ताव का प्रतिग्रहण पूर्ण रूप से होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं। मतलब जो भी प्रतिग्रहण है वो अत्यांतिक होना चाहिए, मतलब पूर्ण होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं कि हाँ कर ली कि नहीं कर ली बाद में बताऊंगा, नहीं। यार प्रस्तावना को ग्रहण किया है तो क्लियर हाँ ग्रहण किया है बिना शर्त के साथ। और फिर सेकंड में ये कह रहा है यदि प्रतिग्रहण के लिए कोई विशेष शर्त रखी गई है तो प्रतिग्रहण उसी प्रकार से होना चाहिए। अगर उसमें रखा गया है कि आप क्या, अगर आप प्रतिग्रहण करेंगे, अगर आप मेरी ये बात मानेंगे तो आपकी हम मानेंगे प्रस्तावना आपने स्वीकार कर ली है। अगर वो उस शर्त रखी गई है, अगर वो शर्त रखी गई है और उस शर्त को पूरा कर लेता है तो ही हम मानेंगे कि वो प्रतिग्रहण कर ली गई है। यदि प्रस्तावक ने प्रस्तावना के प्रतिग्रहण के लिए कोई निर्देश दिया है तो प्रतिग्रहण उसी प्रकार होना चाहिए जिस प्रकार से उसमें निर्देश दिया गया है। तो ये कह रहा है हमारा सेक्शन 7। क्या कह रहा है, प्रतिग्रहण कैसा होना चाहिए, अत्यांतिक होना चाहिए, मतलब बिना शर्त के आधा अधूरा नहीं, क्लियर होना चाहिए कि हाँ वो ग्रहण कर रहा है प्रस्तावना। फिर कह रहा है यदि प्रतिग्रहण के लिए कोई विशेष शर्त रखी गई है तो फिर क्या उस प्रतिग्रहण उसी प्रकार से होना चाहिए जिस प्रकार की शर्त रखी गई है। ठीक है। अगर कह रहा है यदि प्रस्तावना ने प्रस्तावक के प्रतिग्रहण के लिए कोई निर्देश दिया है तो प्रतिग्रहण उसी प्रकार से होना चाहिए जिस प्रकार से निर्देश दिया गया है। अब आ जाते हम आगे सेक्शन 8। सेक्शन 8 कह रहा है शर्तों के पालन या प्रतिफल की प्राप्ति द्वारा प्रतिग्रहण। तो कह रहा शर्तों के पालन द्वारा प्रतिग्रहण के बारे में कह रहा है। तो कह रहा किसी प्रस्तावना की शर्तों का पालन या व्यक्तिकारी वचन के लिए जो प्रतिफल किसी प्रस्तावना के साथ पेश किया गया हो उसका प्रतिग्रहण उस प्रस्तावना के प्रतिग्रहण का है। तो ये कह रहा है सेक्शन 8 यदि प्रस्तावना की शर्तों का पालन कर दिया गया जाए या किसी व्यक्तिकारी वचन के प्रतिफल या प्रतिग्रहण कर लिया जाए तो यह माना जाए कि प्रस्तावना का प्रतिग्रहण हो गया है। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है शर्तों के पालन द्वारा प्रतिग्रहण की मतलब कह रहा है। तो ये कह रहा है यदि प्रस्ताव की शर्तों का पालन कर दिया गया है, किसी व्यक्तिकारी वचन के प्रतिफल का प्रतिग्रहण कर लिया गया है तो यह माना जाए कि प्रस्तावना का क्या हो गया, प्रतिग्रहण हो गया है। तो इसमें बता दिया प्रतिग्रहण के बारे में। अब सेक्शन 9 कह रहा है वचन अभिव्यक्त होना चाहिए या विवक्षित होना चाहिए। ठीक है, या तो डायरेक्ट होना चाहिए या अभिव्यक्त होना चाहिए। तो ये कह रहा है यदि कह रहा जहाँ तक कि किसी वचन की प्रस्तावना या उसका प्रतिग्रहण शब्दों में किया जाता है वह वचन अभिव्यक्त माना जाएगा। अगर वो वचन के द्वारा अगर वो स्वीकार करना बताया गया है तो उसे क्या माना जाए कि अभिव्यक्ति दी है, उसने अभिव्यक्त किया है, मतलब स्वीकार कर लिया बोलकर। जहाँ तक कि ऐसा प्रस्तावना या प्रतिग्रहण शब्दों में अन्यथा किया जाता है तो वह वचन विवेचित कहलाएगा। तो
तो ये क्या कह रहा है, यदि किसी वचन की प्रस्तावना या प्रतिग्रह शब्दों में किया जाए तो वह माना जाएगा कि अव्यक्त वचन कहलाएगा, अव्यक्त तरीके से की गई है। फिर कह रहा है यदि वचन की प्रस्तावना या प्रतिग्रह शब्दों से अलग किसी प्रकार से किया जाता है तो वह विवेचित माना जाए कि विवेचित प्रकार से क्या किया गया है, प्रस्तावना को स्वीकार किया गया है। आज हमने सेक्शन कर लिए 9, आगे के सेक्शन हम आगे की वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।